आप क्वांटिटी खोल लो और थोड़ा सा क्वांटिटी नीचे खोल लो, ऐसा टाइप। हाँ मतलब ये चीज है। बट अब वही है कि जब प्रॉफर्म की डिमांड ही वो, तो फिर आप 1% वाली क्वांटिटी मत खोलो ना। फिर बात ये भी है, अगर आपका 100 के का अकाउंट है तो आप 1 लॉट मत ओपन करो, पहला पहला 0.50 ओपन कर दो, हम्म। सो दैट नेक्स्ट 0.50 ओपन कर पाओ। ठीक। आपने पहला ही 1 लॉट ओपन कर दिया, दूसरा 1 लॉट ओपन नहीं करोगे नहीं, तो पहले नहीं, पहले हाफ क्वांटिटी फिर उसके बाद हाफ क्वांटिटी। चीज बना। ठीक है, और लाइव थैंक यू। अकाउंट में तो जितना क्लीन चिट तौर पे ट्रेड करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। जब हम्म। इनके लाइव अकाउंट्स आएंगे तो लाइव अकाउंट में जितना डिसिप्लिन हो सके, जितनी क्लियरिटी हो सके, क्लियरिटी के साथ ट्रेड करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है भैया। अननेसेसरी ना। नमस्ते भैया। ठीक है। नमस्ते भैया, कैसे हो? हाँ जी मनप्रीत भाई, ठीक हूँ मैं अभी तो। अब मैं क्या बोलूँ आपको, भी ना मार्केट ने मेरे को ना अटका के बिठा के रखा हुआ है, तो मेरे पास जी टाइम जी, इसलिए मैंने कल मैसेज कॉल नहीं किया, मैं टाइम सेट नहीं पे है। बैठे आ गया तो। मैं अभी बस मार्केट ही देख रहा था, और मैं समझ रहा था कि भाई क्या है, और ये बीच बीच में जो ट्रम्प की न्यूज़ेस आ रही हैं और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मार्केट को और अलग तरीके से लेके जा रही है ना। बहुत डिफिकल्ट कर दिया स्पीक तो। ये वाला वीक ही इतना टफ था ट्रेड करने के लिए कि एक ट्रेड मिली थी, तो यहाँ पे भी मार्केट ने अब अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया, तो अभी तो मार्केट आप ये समझ जाओ कि हर पॉइंट में अटका के रखती है। तो वो थोड़ा सा टफ हो रहा है मार्केट को वो चीज़ करना। बट ठीक है, अभी कह रहे हैं कि चांसेस हैं मार्केट के काफ़ी अच्छे बाइंग मोमेंटम के। और इवन मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि अगर अगर मुझे बाय करना है तो मैं कहाँ से और कैसे बाय करूंगा, मैं उन सब चीज़ों का वेट कर रहा हूँ ठीक है कि भैया। मेरे को बाय करना पड़ा मार्केट बाय गोल्ड को, तो मैं चाहूंगा ईएमए का ब्रेकआउट हो, मैं चाहूंगा बुलिश मूव आए 69 समथिंग जोन तक का, 70 जोन तक का, सो दैट हल्की सी भी जो रिट्रेसमेंट होगी ना उसमें मैं कंसिडर कर लूंगा कि अब ये लो था, ये लो था, अब ये क्या बन रहा है। हाई। मैं फिर समझ कि अब मेरे को बाय साइड जाना है। ठीक है भैया। भैया, एग्जिट के लेकिन लिए यहाँ पर ऊपर से फिब लगेगी ना, तो ऐसा बाय कैसे कर रहे हो आप? और ऊपर से फिर लग रही है भैया। बट ये तो आप रिवर्सल है ना भैया। आप बॉटम से भी तो देखोगे ना, बॉटम से भी तो फिर लग रही है। बॉटम यस, से लेकिन 78 प्राइस से तो लग उठ रही है रहा डेली में। डेली का है। 78। बॉटम से भी तो फिर लग रही है, अगर आप यहाँ से देखोगे मार्केट का बॉटम से बुल मूव है और ये रिट्रेसमेंट है, ये भी तो फिर ट्रेंड किसका चल रहा है, ऊपर का चल रहा है नीचे का चल रहा है, ट्रेंड किसका बाइंग का बाइंग की साइड चल रहा है ना ट्रेंड। हम्म। तो फिर मैं भी बाइंग क्लब कर रहा हूँ डेली भाई। में भैया इतनी बेरिश प्लस डॉजी बनी है 78 में। हाँ इतनी बेरिश प्लस डोजी बनी है डेली में, और मेजर सपोर्ट के पास में रुकी है, जहाँ पे 78 में। वीक का ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग काइंड ऑफ कह सकते हैं। डेली की। हाँ वीकली वहाँ पे मार्केट ने वो टैप करा डेली है। की भी टैप हुई है भाई ना, डेली की ओपनिंग क्लोजिंग आज। डेली, हाँ डेली की भी हो गई और एमसीएक्स का गैप भी फिल हो गया। जी भाई। और काफी तगड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, मतलब ऐसा एक बार ना ईएमए प्लस डॉजी यहाँ पे बनी थी, ये ईएमए ऊपर थी, डॉजी यहाँ पे थी, मेजर सपोर्ट का मार्केट ने जस्ट टैप ही किया था जैसे ये, एंड देन मार्केट ने बुल मोमेंटम दे दिया था, सेम यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होते हुए दिख रही थी। और ब्रेकआउट का तो बढ़िया मिलेगा भाई यहाँ पे। ये देन स्ट्रक्चर तो काफी टाइम आगे ने फॉर्मेशन किया हुआ है, काफी ज्यादा टाइम ऐसा। ये सीपीआई का कह सकते हैं ना कि सीपीआई का रिवर्सल है। सीपीआई का रिवर्सल, हाँ हम्म। कह सकते हैं। बस मेरे को ये था कि ठीक है, वैसे मैं देख रहा था तो छोटे से पैटर्न भी बहुत बार रिवर्सल क्रिएट कर देते हैं। मेरे को बस ये था कि कुछ ज्यादा खास रिवर्सल क्रिएट हुआ नहीं था 4 आवर में ना, काफी हैवी रिवर्सल नहीं क्रिएट हुआ था, छोटा सा रिवर्सल था। बट ये है कि यहाँ से बाइंग कभी नहीं सोच, बट जहाँ ब्रेकआउट हो रीटेस्ट हो तब बाइंग जरूर सोच सकता हूँ, बट विदाउट ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ना। हम्म। और जब मैं बात बोलता हूँ थर्ड टच, फर्स्ट टैप तो हो चुका है, सेकंड टैप भी हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद जब एक और थर्ड टैप में आए मार्केट ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड जो थर्ड होता है, थर्ड वाला ज़्यादा बेटर रहता है, तो उसके भी चांसेस काफ़ी है कि अगर मार्केट मूव दे। हाँ बाकी और तो क्या ही है यार, यहाँ पे मार्केट ने फंसा तो दिया है। काफ़ी अच्छा मूव था कल का जो मार्केट ने दिया था। अभी मार्केट का 38% फिर रिट्रेसमेंट है, लेट्स सी 38% फिर रिट्रेसमेंट कैसे रिस्पेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं 38 तक मार्केट खिंच चुकी है, जहाँ तक मार्केट को आना था 38 तक। ईएमए भी इसी जोन के पास में है, 38% भी इसी जोन के पास में है, अनवांटेड कैंडल भी इसी जोन के पास में है।
समझ पा रहे हो? तो ये काफी सारी चीजें हैं, जी भैया। इसीलिए बाय नहीं करके बैठा हूँ, इसीलिए वो टॉप की एंट्री अभी भी होल्ड है, जस्ट बिकॉज कि मार्केट अगर इस जोन से गिरेगी तो मेरे लिए रिट्रेसमेंट है। एंड उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि फर्दर डाउन गिरे, इसलिए ऊपर की एंट्री होल्ड करके बैठा हुआ था। बट हाँ, जो कल सीपीआई के अराउंड ट्रेड ली थी, कुछ 56 के अराउंड से जो ट्रेड ली थी, उसको मैंने 35 में कट कर दिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि उसको भी ज्यादा होल्ड करूं। बट जब यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई थी ना 31-32 के अराउंड में, और जब मार्केट ने 5 मिनट में डबल बॉटम बना दिया था हम्म। ये वाला, तो मेरे को ये हो गया था, मैंने कहा बॉबी अब 35 का जोन था ये वाला, मैंने कहा डबल बॉटम बनने की तैयारी हो चुकी है, अब यहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटी तो क्लोज कर दे। तो बस वो वाली एंट्री हटाई थी मैंने अपनी, जो मैंने सीपीआई के अराउंड जो 55-56 के अराउंड से चल रही थी। बाकी टॉप की एंट्रीज होल्ड रख ली थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर ऊपर आएगा भी तो एक रिट्रेसमेंट ही होगा। बट अब वही है कि सब कह भी रहे हैं कि मार्केट में काफी अच्छा बुल रैली आने वाली है और बुल मोमेंटम आएगा, देखते हैं। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट भी हुई है नहीं, मेजर 50% सारा या का वीक सारा। पता है हमें क्लियरिटी कब मिलेगी? हमें क्लियरिटी मिलेगी 4 आवर क्लोजिंग के बाद, जो मुझे लग रहा है हमें क्लियरिटी 4 आवर क्लोजिंग के बाद मिलेगी। तुम लोगों को क्या लगता है? अभी जो 2:30 की 4 आवर क्लोजिंग होगी ना, वो अब हमको एक सारा आइडिया दे देगी। अगर ईएमए ब्रेक करती है। वो ज्यादा बेटर होगा भाई ना, बिकॉज की पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना हाँ, पूरा पूरा मार्केट आवर का। क्लोजिंग हमें एक बहुत क्लियर इमेज दे देगी कि मार्केट करने क्या वाली है। ये 1 आवर ये में ना एक हाई क्रिएट हुआ जैसे ना टाइम स्पेंड का मैं अभी ब्रेकआउट। 1 आवर देख ही नहीं रहा, अभी मैं 1 आवर देख ही नहीं रहा अभी, क्योंकि देखो लोअर टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा ना, तो अभी स्ट्रक्चर पूरा शिफ्ट दिख रहा हम्म। है ना, तो इसीलिए मैं अभी लोअर टाइम फ्रेम देख ही नहीं रहा था। मैंने ये सोचा कि यार अभी ट्राई करता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम देखता हूँ, एंड हायर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से ट्रेड प्लान करूंगा जो करूंगा। तो यहाँ पे 4 आवर क्लोजिंग का वेट है कि 2:30 की 4 आवर कैंडल क्लोजिंग कैसे होती है, क्या वो ईएमए को टैप करके नीचे क्लोजिंग देती है? ये भी तो व्यू हो सकता है, ईएमए को टैप करके नीचे क्लोजिंग दी 4 आवर की क्लोजिंग, तब मेरे को ये हो जाएगा कि यार मार्केट ने अभी भी रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करवाई। बट अगर ईएमए का ब्रेकआउट हो गया, फिर तो मेरे को एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई अब तो इसने रॉकेट बनना ही है, ऊपर जाना, ऊपर जाना इसका बिल्कुल क्लियर है। तो वो भी हो सकता है। और तुम लोगों के क्या क्या व्यूज हैं बताओ? अभी तुम लोगों ने क्या प्लान किया है, क्या एनालिसिस है तुम लोगों की, सो दैट मुझे भी पता लगे क्या चल रहा है तुम लोगों के माइंड में। भैया एशियन सेशन में मैंने बाई का ट्रेड ओपन किया था, लेकिन क्वांटिटी अभी आप ही ओपन की है, तो क्या? अभी न्यूयॉर्क में कोई एंट्री मिलेगी तो ओपन करूंगा। अच्छा, न्यूयॉर्क सेशन का वेट कर रहे हो, ठीक है। हाँ। आज न्यूज। मैं एक क्वेश्चन था हाँ पूछो। कि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से कि ट्रेंड चेंज कब मालूम है? इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ट्रेंड चेंज कब मालूम? ट्रेंड चेंज कब माने? हाँ। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव यस। यार, जब लोअर टाइम फ्रेम, मान लो 1 आवर से 4 आवर टाइम फ्रेम तक में अगर मेरे को रिवर्सल क्रिएट होते हुए दिख रहा है, तब मैं ट्रेंड चेंज कंसिडर करता हूँ। अदरवाइज अगर मेरे को 4 आवर और 1 आवर के अकॉर्डिंग इंट्राडे, अगर मेरे को आज ही आज में जैसे स्ट्रक्चर ट्रेड करना है, तो 1 आवर से 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मेरे को रिवर्सल कुछ क्रिएट होते हुए दिखे, देन मैं उसका ट्रेंड चेंज मान लूंगा। जैसे यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरी मार्केट ईएमए का ब्रेकआउट कर देती है, देन मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से ईएमए का ब्रेकआउट होते ही मार्केट अब टॉप के जोन्स में जाना इजीली प्रेफर करेगी, है ना। बट अगर बात आप स्विंग की कर रहे हो, तो स्विंग का टोटली डिफरेंट व्यू हो जाएगा जब हम स्विंग ट्रेड करने जाएं तो। इंट्राडे के हिसाब से फिर आपको वही ये स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ता है कि कैसे मार्केट लो लो एंड हाई क्रिएट कर रही है। जब जहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लग जाए, मैं उसके हिसाब से प्लान कर लेता हूँ। जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो, तो आपको यहाँ पे पता लग रहा था कि मार्केट एक अच्छा रिवर्सल क्रिएट कर रही है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे हर बार लो पे लो, लो पे लो, लो पे लो, बट यहाँ पे लो नहीं बना, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? आई। यहाँ मार्केट ने हाई क्रिएट करा ना, यहाँ पे मार्केट ने हाई क्रिएट करा, तो मुझे उससे एक आइडिया हो गया कि भैया अब तो मार्केट यहाँ पे लो लो लो, एंड देन यहाँ पे क्या क्रिएट कर रही है? आई। हाई। यहाँ पे क्रिएट कर रही है हाई। तो ये तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने की तैयारी हो गई है ना। क्लियर है या नहीं? तो क्लियर। जी भैया। मतलब
मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट को मैं वैल्यू देता हूँ कि कैसे मार्केट लो 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 एंड हाई क्रिएट कर रही है, कैसे हायर हाई क्रिएट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लान करना प्रेफर करता हूँ उस जोन। और अभी तो मेरे लिए ये जोन ही पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए यहाँ पे बस वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। और अगर ट्रेड लेना पड़े तो 4 आवर क्लोजिंग 2:30 की अगर हो जाए तब मे बी प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि आज न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज़ है। कौन सी न्यूज़ है आज? पीपीआई है, पीएमआई है, कोई एक न्यूज़ है आज। वो ट्रम्प का स्पीच है। आज भी ट्रम्प है। हम्म, आज कोई 8:45 आएगा अभी। आज कोई न्यूज़ नहीं है। नहीं नहीं। ट्रम्प का होगा। पीपीआई कल है। कल है पीपीआई। अच्छा ठीक है। हाँ तो आज फिर अगेन ट्रम्प आएगा। ट्रम्प ने भी तो मार्केट पूरी चेंज ही कर दी है ना, मतलब ये डेली करता क्या है भैया के फालतू का? मेरे को भी ये चीज समझ नहीं आ रही। अभी जैसे मान लो कल किस हिसाब से सीपीआई का स्पाइक अप आया एंड देन मार्केट ने काफी अच्छा बेरिश मूव दिया एंड देन सीधे एक ही कैंडल 600 पे भाग गई और 300 पे भाग गई। ये बोल रहे थे ना भैया, पॉवल को कुछ निकालेगा तो उससे चक्कर से। लॉ सूट फाइल करने की बात कर रहा था उसके हाँ। अगेंस्ट में। अगेंस्ट में। तो तो 1 मिनट का कैंडल 150 पिप्स का बनाया था, लाइक अपसाइड में स्पाइक। अगर ऐसी न्यूज़ेस मार्केट में आने लगी तो तुम ये समझ जाओ कि ऐसी न्यूज़ेस ट्रेंड तो नहीं चेंज करेंगी। एक बात याद रखना, ऐसी न्यूज़ेस ट्रेंड तो चेंज नहीं करेंगी, बट हाँ नो डाउट ऐसी न्यूज़ेस लिक्विडिटी ज्यादा ग्रैब कर सकती है। और ये जो चीजें हैं, जिस टाइप का भी सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें तुम ये समझ जाओ, जो मैं समझाऊं, ज्यादा बड़ी होल्डिंग और ज्यादा बड़ी स्विंग के चक्कर में नहीं बैठ सकते हो। क्योंकि ऐसी मार्केट में ज्यादा बड़ी होल्डिंग और स्विंग के चक्कर में स्टॉप लॉस ही जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऐसी मार्केट में आप ज्यादा बड़ी स्विंग नहीं प्लान कर पा रहे हो, और ऐसी मार्केट में आप ज्यादा और कोई माइंडसेट रख ही नहीं सकते हो कि भाई आप ज्यादा क्या ही सोचोगे, मार्केट उससे नेक्स्ट लेवल प्लान कर रही है। ठीक है। अब मान लो ना, गिरती हुई मार्केट को मार्केट ने स्ट्रेट अवे एक ही कैंडल ने ऊपर उठा दी, जहां पे आपकी ईएमए थी, हर एक चीजें थी, एकदम से तो ये बनता ही नहीं था मार्केट का सीधे उठना। अगर मार्केट को उठना है तो लो हाई 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 क्रिएट करके ऊपर जाएगी, बट वो चीजें भी नहीं हुई। तो अभी मार्केट जिस टाइप से चल रही है, वो एक कैंडल ऊपर और अगली कैंडल नीचे, अगली कैंडल ऊपर उसकी अगली कैंडल नीचे, मार्केट को जिस टाइप से मूवमेंट देना प्रेफर कर रही है। ये लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन करेंगे, मतलब सब उसको ये चलता रहा तो। यार लॉन्ग टर्म सस्टेन कैसे करेंगे? यार फिर लॉन्ग टर्म सस्टेन करने का मेरे हिसाब से व्यू ये है कि न्यूज़ थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। सेकंड चीज, हम ये वाला रिस्क नहीं ले सकते कि लेट इट भी देखा जाए। जो अभी हम माइंडसेट रखते हैं ना कि देख लेते हैं क्या रहेगा, ज्यादा क्या कर देगी मार्केट, तो हम ये वाला व्यू नहीं रख सकते, क्योंकि पहले की न्यूज़ेस अलग थी और आज की न्यूज़ेस टोटली डिफरेंट हो चुकी हैं। पहले की न्यूज़ेस में बोल दिया करते थे कि ज्यादा क्या करेगी मार्केट, और आज की न्यूज़ेस में ज्यादा बोलकर तो बहुत ज्यादा ही कर दे रही है। तो पहली चीज तो न्यूज़ अवॉइड कर देनी पड़ेगी जब न्यूज़ेस आ रही हैं। सेकंड चीज की ज्यादा स्विंग नहीं प्लान करनी पड़ेगी। नो डाउट आपको आपकी आंखों के सामने मार्केट 1000 2000 3000 पे जाते हुए दिख रही है, बट वो 1000 2000 पे गई कैसे है वो भी तो देखो। किस टाइप से लिक्विडिटी ग्रैब कर करके मार्केट ने 1000 2000 पे दी, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ये सोचना पड़ेगा कि जो रियलिस्टिक अप्रोच है, हम उतनी ही ट्रेड्स प्लान कर पाए। ठीक है, ज्यादा ना होल्ड करें। 150 200 300 पे पा रहे हैं, 400 पे पा रहे हैं, तो उतनी लेकर निकलो। हल्का सा स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, देन क्लोज योर ट्रेड। क्योंकि इस बार तो आप लोगों ने एनएफपी भी देख लिया, आफ्टर एनएफपी का क्या हाल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में फंसा दिया मार्केट ने। ठीक है। और जब तक ये सारी चीजें थोड़ी सी शांत नहीं होंगी, तो जब तक हम ऐसा कुछ प्लान भी नहीं कर पाएंगे कुछ काफी खास मूव। तो इन चीजों को शांत होना भी जरूरी है। ठीक है। जी। हाँ आप बताओ फिर क्या दिखा जाए मार्केट में, और क्या कौन से पेयर्स और क्या डाउट्स है, क्वेश्चंस है, कुछ है तो बताओ मुझे पहले। जी वो एक डाउट था, मतलब क्योंकि डाउट अभी नहीं है। आपको मार्केट का मैं एनालिसिस बता भी दूंगा। अभी एनालिसिस क्या ही बताऊं मैं इस करंट मार्केट में। यहाँ से बाय करा नहीं जा सकता। सेल करोगे, एक कैंडल आएगी डाउन, ज्यादा रिट्रेसमेंट, फिर अगेन ठीक है। ऊपर। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये तो बीच वाला पॉइंट हो गया अगर यहाँ पे कोई एंट्री लेगा। बट हाँ, अगर यहाँ पे 4 आवर कैंडल क्लोज होती है 2:30 की, अब वो 2:30 की कैंडल हमें एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे विक बनकर 4 आवर की कैंडल नीचे आकर डॉजी बन जाए। तब एक पल को कुछ सोचा जा सकता है कि यहाँ पे एक डॉजी बनी है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, क्या पता नीचे का मूव थे, तब सोच सकते हो। अदरवाइज अगर ये कैंडल ईएमए का ही ब्रेकआउट दे दे, फिर तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ऑलरेडी मार्केट ने प्रॉपर लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ईएमए का हायर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हो गया है, अब तो मार्केट अपनी बाई की रैली पकड़ गई।
तो उस पॉइंट में ये वाला आइडिया हो सकता है। बताओ क्या क्वेश्चन था आपका? भैया मैं बोल रहा हूँ कि एक 5K का अकाउंट पास किया हूँ मैं फेज 2 तक, ऐसा लाइव आ चुका है वो। अब मैंने आज तक लाइव अकाउंट फंडेड ट्राई नहीं किया ना, लाइक ट्रेड नहीं किया हूँ। और जो मैंने पास किया उसको 1% और 5% इसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया कि लेके पास किया हुआ है। तो अब बोलो। मतलब मैं बोला था कि मैं जो भी पास किया हूँ ना 1 मंथ में किया हूँ मैं, और 1% 1.5% रिस्क लेके मैंने किया अकॉर्डिंग टू सेटअप। तो अब लाइव को मैं किस हिसाब से ट्रेड करूँ लेके, थोड़ा सा। देखो, पहली चीज तो मैं ये बात बोलता हूँ कि जो कोई भी इंसान प्रॉफर्म ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जब आप फंडेड फेजेस को जैसे ट्रेड कर रहे हो ना, मैं बोलूंगा कि लाइव को भी वैसे ही ट्रेड करो, ठीक है। उन चीजों नहीं मैं वही कर रहा हूँ, फंडेड भी किया था ना, तो मैं भी सोच रहा था कि मेरा लाइव है, उस हिसाब से मैं कर रहा चीजों को था। ना डिफरेंशिएट मत करो कि जी। लाइव फंडेड मैंने ऐसे ट्रेड किया था, लाइव में ऐसे ट्रेड करूंगा, बस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये कर परसेंटेज का पूछ रहा हूँ, लाइक हाफ कम ज्यादा से कर दो ज्यादा परसेंटेज। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि आप क्वांटिटी कम ले लो थोड़ी सी, लाइक 0.5 कर लो, जहाँ 1% रिस्क ले रहे थे वहाँ 0.5% रिस्क लो, ओके। ठीक है। ये एक इकलौती चीज कर सकते हो। इसके अलावा तो मैं और कोई चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। जो स्ट्रैटेजी थी, जो रोड मैप था, जिस जी। हिसाब से ट्रेड ले रहे थे वैसे ट्रेड लो। ये नहीं कि मैं लाइव अकाउंट आ गया तो थोड़ी कम ट्रेड लिया करूंगा, नहीं, ये वाला माइंडसेट मत रखो कि लाइव अकाउंट आएगा तो मैं कम ट्रेड लूंगा, फंडेड अकाउंट में मैं ज्यादा ट्रेड लूंगा। ये माइंडसेट ही नहीं रखना। ओके, नहीं मैं भी वही सोच रहा था, जो भी मेरा परसेंटेज था ना उसको डायरेक्ट मैं हाफ करके और सेम सेटअप पे काम करूंगा। लाइक 0.5% करूंगा जो भी अच्छा सेटअप होगा, और 0.75 लूंगा जो अच्छा ट्रेड होगा मेरा, ऐसा आप कर इस सकते हिसाब से। हो, कोई ओके, इशू नहीं थैंक यू भैया। है ना, कोई इशू नहीं है इस चीज़। थैंक यू बस भैया। आराम से करना अपने प्रॉब्लम को ना, अभी एग्रेसिव मत जाना। जी जी, नहीं नहीं आराम से जा रहा हूँ, लाइक के सेटअप पे ही जा रहा हूँ, लाइक रैंडमली कहीं नहीं जा रहा वैसे। भैया ठीक। हम्म। भैया मेरा वो इंस्टेंट फंडिंग का अभी तक लाइक केवाईसी नहीं हुआ है। उसमें अभी रिजेक्ट मतलब 48 आवर्स, सैटरडे संडे आ गया, उसके बाद 48 आवर्स में इन्होंने कल फंडेड दिया मुझे, पर केवाईसी रिजेक्शन आया, तो अभी मेल में ये लोग 2 दिन तक लाइक रिप्लाई नहीं कर रहे। मैं दिन के 8 मेल करता हूँ तब जाके एक रिप्लाई देते केवाईसी हैं। केवाईसी रिजेक्ट किस बात को लेकर हुई है? वो ऐसा दिखा रहा है कि नाम में कुछ चेंज है। ऐसा लिखा है कि वी कांट वेरीफाई यू येट, लेट्स फिक्स द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंप्लीट वेरिफिकेशन, एंटर योर फुल नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो जो आइडेंटिटी में आपका जो फुल नेम था, आपने प्रॉफिट खरीदते समय क्या वही नेम नहीं लिखा था? नहीं, मैंने फिर क्योंकि उस टाइम पे फुल नेम का तो इतना मतलब मैं लिख ही नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने सिर्फ बीच का जो फादर नेम नहीं लिखा था। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो मैं एक बार को बात कर लेता हूँ, बट प्रॉफर्म में भाई ये चीज़ याद रखना। ये मैंने पहले भी तुम लोगों को बोल रखा है कि अगर आप कोई भी प्रॉफर्म ट्रेड कर रहे हो, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है, जो भी डॉक्यूमेंट में नाम है, सेम एज इट इज नाम आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका अकाउंट लाइव आता है, जब केवाईसी होती है, तो केवाईसी में वो हर एक चीज चेक करते हैं, प्रॉपर एक एक नाम चेक करते हैं कि स्पेलिंग के साथ साथ आपके बीच में कोई भी वर्ड टेढ़ी मेढ़ी नहीं होने चाहिए। इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत मत लिख दो, जो एग्जैक्टली है वही लिखो। तो ये एक दिक्कत होती है, बट स्टिल एक पल को मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार आप ठीक है, मैं अभी बात कर लेता हूँ टीम से, ठीक है भैया। कैसे क्या हो सकता है। एक बार अपनी आईडी नंबर ये सब भेज देना, ओके। हाँ। बात कर देता हूँ एक बार। तो ठीक है यार, फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का फोरकास्ट, और आज देखते हैं कि मार्केट में हम क्या मूव देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में। तो सिंपल सी चीज़ें यार, मार्केट नॉर्मल सा फंडा है, हर बार मार्केट टॉप के जोन से रिजेक्शन ले ही रही है, और अभी भी मार्केट रिजेक्शन ले रही है। और बची बात वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें, तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने काफी अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब करी है, जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट हैज ग्रैब ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी। क्या ये बात सबको डन है या नहीं? ठीक है, मार्केट ने काफी अच्छी ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी ग्रैब करी है। मार्केट का बॉटम से लो था, ये हाई था, ये हाई था, एंड अगेन मार्केट यहाँ पे हाई क्रिएट कर ही रही। बची बात अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आए, और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को अगर हम लोग देखें, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट में एक स्ट्रेट अवे कैंडल आई थी अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर समझोगे, एक स्ट्रेट अवे कैंडल आई अगेंस्ट द ट्रेंड, जो ये चीज शो कर रही थी कि वो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देगी, ठीक है। बट उस कैंडल के पीछे के भी बहुत सारे रीजन थे, और उस कैंडल के पीछे भी बहुत ज्यादा पावर थी। जो पावर कैसे इंडिकेट हो रही थी कि ये टॉप का रेजिस्टेंस जोन था, जिस रेजिस्टेंस जोन में मार्केट हर बार आकर रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है। बट इस बार बायर्स के पास इतनी भी पावर नहीं थी कि उस जोन को टैप कर सके, और मार्केट ने उससे पहले ही हाई एंड लो क्रिएट कर दिया था। उससे पहले ही मार्केट ने हाई एंड लो क्रिएट कर दिया था, जिससे हमें एक आइडिया हो गया था कि भैया देखो, मार्केट में आपके पास सेलर्स थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर चुके हैं,
क्या पता मार्केट अब यहाँ से फर्दर बेरिश मूव दे दे। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने जब फिब लगाई थी तो ऊपर से फिब लगाकर ये पता लग गया था कि मार्केट का ये हाई है एंड देन ये लो बना है, और ये लो जो है वो 78% फिब रिट्रेसमेंट के जोन को रिस्पेक्ट कर रहा था, जिससे हमें पता लग गया था कि मार्केट 78% जो लिक्विडिटी जोन होता है मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रही, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, और वहां से मार्केट ने काफी अच्छा बेयर मूव दिया। उसके बाद अगर बात करी जाए कि मार्केट ने अभी अगेन सेलिंग दे रही है, क्या हम यहाँ से बाइंग करें, क्या हम यहाँ से सेल करें, ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जोन है। क्योंकि कैंडल है, ये अगर नॉन स्टॉप गिर रही है तो ये ऊपर से तो फिब लग रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे फिब लगाऊं तो यहाँ पे भी मेरी मार्केट अभी फिब कर रही है, और अगर मैं बॉटम से लगाऊं तो मेरी मार्केट बॉटम से भी फिब रिट्रेसमेंट एक्ट कर रही है 50%। ठीक है, तो दोनों साइड से अगर मैं देखूं तो मार्केट कहीं ना कहीं फिब रिट्रेसमेंट कर रही है। अब इस जोन में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना काफी टफ हो जाता है। क्या ट्रेंड बेरिश है क्योंकि अबव से हायर लो बन रहा है, क्या ट्रेंड बुलिश है क्योंकि बॉटम से लोअर हाई बन रहा है। तो इस पॉइंट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना काफी टफ है, तो इसमें मैं ये बात बोलूंगा थोड़ा सा न्यूट्रल रहो और वन डायरेक्शनल ना सोचो, क्योंकि वन डायरेक्शनल सोचोगे ऐसे जोन में जब दोनों साइड की पावर आपको बराबर दिख रही हो तो आप वन डायरेक्शनल सोच ही कैसे सकते हो। आप प्लान नहीं कर पाओगे अपना वन डायरेक्शन जब दोनों साइड की पावर आपको डोमिनेट कर रही है, क्योंकि हर बार बताता हूँ ना, जब 50-50 चांसेस है तो आप ट्रेड अवॉइड करना प्रेफर करो। जब 60-40 चांसेस हैं तब जाकर ट्रेड लो, या 70-30 चांसेस हैं या 80-20 के चांसेस हैं। समझ पा रहे हो, क्योंकि हर बार मैं यही चीज तुम लोगों को समझाता हूँ कि जब कभी 50-50 के चांसेस हैं तो आप ये सोचो कि लॉस के भी 50% चांसेस हैं, प्रॉफिट के भी 50% चांसेस हैं। तो ऐसी जगह हाथी क्यों लगाना जहाँ पे 50-50% के चांसेस। ट्रेड ऐसी जगह करोगे ना जहाँ पे 70-30 हो, 60-40 हो। डन। अब यहाँ पे अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आए तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुल मूव दिया डबल बॉटम बनाकर। समझना क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वेट करना जरूरी क्यों है बाय को लेकर। ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट ने बॉटम से बुल मूव दिया, बेयर मूव दिया ऊपर से, फिर मार्केट ने यहाँ पे जो डबल बॉटम बना है, और ये डबल बॉटम ने 38% फिब रिट्रेसमेंट करा है। याद है नहीं है, टॉप का 38% फिब रिट्रेसमेंट करा है नहीं करा, यहाँ से हम लोगों ने जो फिब लगाया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट 38% फिब रिट्रेसमेंट कर रही है। अब यहाँ पे सिंपल सा फंड है कि क्या मार्केट हमारी 38% फिब रिट्रेसमेंट के जोन को ब्रेक करती है या नहीं करती। पहला हमारे लिए कॉन्सेप्ट ही। अब इसके ब्रेकआउट का पता लगेगा जब 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग होगी, जो कि 2:30 में होती है। अगर 2:30 में 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होती है और 2:30 में 4 आवर कैंडल क्लोजिंग ईएमए के अबव का ब्रेकआउट देती है, तो हमें एक चांस हो जाएगा, क्योंकि बॉटम में ऑलरेडी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। अगर इसने बुल मूव दिया है ना, तो इसके बुल मूव के पीछे लोअर टाइम फ्रेम का पूरा हाथ है, जिसने प्रॉपर रिवर्सल क्रिएट करके इसको ऊपर भेजा है। और रिवर्सल क्रिएट करके जब ये ऊपर गया है तो ये इतना होप रखता है कि ये फर्दर ब्रेकआउट दे सकता है। बट अगर ये 4 आवर की कैंडल इस ईएमए का ब्रेकआउट ना कर पाए, ना ये ईएमए का ब्रेकआउट ना कर पाए और यहाँ से फर्दर डाउन आकर डॉजी क्लोज हो जाए, तो उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि भैया देखो अबव में ईएमए थी, यहाँ पे डॉजी बन गई, 38% को रिस्पेक्ट कर रही है। और जैसे पैटर्न लिक्विडिटी होता है कि हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट करवाने के लिए लोअर टाइम फ्रेम को क्या करना पड़ता है, लोअर टाइम फ्रेम में को रिवर्सल क्रिएट करना पड़ता है। और हम फिर यही कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये 38% रिट्रेसमेंट कराना था मार्केट ने, उसके लिए मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल क्रिएट करा, उसके बाद मार्केट फर्दर और नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, जिस भी साइड फटेगी बहुत तगड़ी फटेगी, क्योंकि इस कंसोलिडेशन के अंदर दो न्यूज़ है, ट्रम्प की और सीपीआई। ठीक है, ट्रम्प की न्यूज थी और सीपीआई की न्यूज थी, ये दो न्यूज़ थी इस जोन के अंदर। अब जिस भी जोन का लेवल का ब्रेकआउट होगा उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये चीज भी हो जाएगी कि भैया मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल पे एक रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर पाई, और अगर फर्दर ब्रेकआउट देती है देन हमें एक आइडिया हो जाएगा कि देखो ईएमए ब्रेक हो गया है, लिक्विडिटी बॉटम में ग्रैब हो गया है, डबल बॉटम बन चुका है। उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चाहिए कि ब्रेकआउट आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक रीटेस्ट चाहिए। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे मान लो लो हाई एंड देन एक और हाई बनता हुआ मिल गया, आप ये समझो मार्केट ने अपना कंटिन्यूशन स्टार्ट कर देना, और ये जो छोटा सा रिवर्सल है ये मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज कर देगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का एक मेजर सपोर्ट है, क्योंकि मैंने अपने फोरकास्ट में बात करी थी कि मेरे लिए ये जो जोन है 31 का मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट जोन है। उसके बाद जब ये ब्रेक होगा तब जाकर मेरी मार्केट फर्दर डाउन जाएगी। और नो डाउट हर बार हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि सीपीआई जो है वो एनएफपी का मूव जहां से आता है उसकी तरफ
खिंचती है। तो अगर देखा जाए तो एनएफपी का मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ था और मैंने तुम लोगों को पास में बैकटेस्ट करके दिखाया भी था कि किसी किसी टाइम पे मार्केट पूरा का पूरा जोन टैप करने जाती है और किसी किसी टाइम मार्केट आधे जोन से भी रिवर्स कर देती है। बट उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि भैया मार्केट ने सीपीआई जब आई थी एनएफपी के मूव की तरफ गई थी। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज दिखा कि अगर कल मार्केट का मोमेंटम आया तो वो एनएफपी के मूव की तरफ गई जहाँ से एनएफपी का मूव आया था और मेजर सपोर्ट भी था। मार्केट ने मेजर सपोर्ट भी टैप करा एंड उसके बाद मार्केट ने एक बुल मूव दिया, ठीक है, और वो बुल मूव देकर मार्केट ने अपना कंटिन्यूएशन स्टार्ट करा। तो ये चीजें तो हो गई भाई हमारे एनएफपी की जो हम लोगों ने देखा मार्केट ने मूव दिया। बट अगर मार्केट 38 का ब्रेकआउट नहीं देती, आप सबके माइंड में क्लियर इमेज होनी चाहिए कि जब तक मार्केट इस 38 का ब्रेकआउट ना दे और वो 4 आवर क्लोजिंग ही होगी, क्या वो 4 आवर क्लोजिंग डॉजी बनाती? क्योंकि अगर यहाँ डॉजी बन गई तो आप ये समझ जाओ कि इतनी लिक्विडिटी लेने के बाद भी ये वाला रेजिस्टेंस, अगर ये देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस ही तो है। अगर फर्स्ट वीक रिजेक्ट हुई, सेकंड बॉडी नहीं रुकी, फिर डॉजी बनी, फिर रेड वाली कैंडल बनी, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर जाकर मार्केट ने ब्रेकआउट दी। बट ब्रेकआउट देने के बाद भी अगर नीचे आकर क्लोजिंग दे दे फिर तो पता लग जाएगा ना रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट रिजेक्शन ले रही। इससे तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि भैया देखो मार्केट में अबव में लेवल्स काफी स्ट्रांग है, मार्केट फर्दर बेयर मूव दे सकती है। फिर उस पॉइंट में हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट बेयर मूव दे सकती है। अभी बाइंग में मेरे को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि यार मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 2 टैप्स करे। ये जो तीसरा टैप होता है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तीसरा टैप आपको ये आइडिया दे देता है कि लो हाई एंड देन एक और क्या बना हाई, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी। हर पॉइंट में ये रहता है कि जो तीसरे टैप्स होते हैं वो मार्केट में काफी अच्छे मूव्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो ये लो था, ये लो बना, अब फिर ये हाई बना, फिर ये हाई बना, तो ये आइडिया दे देते हैं। और ईएमए अगर उसके साथ जा रही है तो उससे बेस्ट और क्या ही होगा। ईएमए का सपोर्ट हमें काफी चाहिए होता है उस पॉइंट में कि भैया ईएमए हमारे साथ रहे सो दैट हम और ज्यादा बेटर ट्रेड प्लान कर पाए। तो यहाँ पे भी अगर आपको बाय जाना है तो ईएमए का ब्रेकआउट बनता है। जब तक ईएमए का ब्रेकआउट नहीं होगा तो बाय करके करेंगे क्या? ईएमए के ब्रेकआउट के बाद ही हम बाय अच्छा प्लान कर सकते हैं, उसके अलावा तो नहीं। उसके अलावा मार्केट सेलिंग नो डाउट दे सकती है अगर देना चाहे तो यहाँ पे, ठीक है। और इवन काफी वैसे कॉम्प्लिकेटेड जोन में है इसमें। और जो मैंने ट्रेड प्लान कर रखी थी टॉप से उसका भी मैंने बस ये भरोसा सोच रखा है कि ब्रेक इवन तो नहीं करूंगा, बट हाँ जब मेरी मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगी समवेयर अराउंड 61 के अराउंड, जब मेरी मार्केट रिट्रेसमेंट करनी आएगी ना इससे ऊपर आएगी तो मैं कुछ 80 के जोन में क्लोज कर दूंगा, 200 पे लेके निकल जाऊंगा। ये मैंने प्लान कर रखा है कि एट द एंड 200 पे मैं निकल जाऊंगा, खुद निकल जाऊंगा 200 पे। तो ये मेरी प्लानिंग चल रही है मार्केट के साथ। अगर मेरी मार्केट फर्दर ऊपर आ जाती है तो मैं 200 पे मैं निकलना प्रेफर करूंगा, मैं उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि फिर फालतू में मेरे को पता है जब इतना ऊपर आ गई है 61 ब्रेक हो गया तो मेरा एसएल भी टैप हो गई होगा। तो एसएल टैप कराने से बेटर, ब्रेक इवन कराने से बेटर 200 पे लेके चला जाऊं, ठीक है। और कल की लर्निंग मेरी ये भी थी कि थोड़ा सा ग्रीड था, तो ग्रीड के बाद भी मैं स्टिल अपने सेटअप में बैठा हुआ था। मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, ये नहीं था कि इतना रिवर्स कर जाएगी 100-200 पे जाएगी, ये मैंने सोचा था। बट मार्केट में स्ट्रेट अवे मूव आ गया, उसी टाइम पे न्यूज भी आ गई, ठीक है। तो वो है। बट अभी भी चांसेस हैं कि अगर ईएमए टैप करके फर्दर डाउन आकर लो बना दे तो क्या पता मार्केट सेलिंग का मूव अच्छा देते। इसमें किसी को भी कोई बात बोलनी है या किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है पहले मुझे बता दो, सो दैट मैं तुम्हारी बातें सुन सुन कर आगे बढ़ूंगा। बताओ भाई, कोई डाउट नहीं वे क्वेश्चन? क्लियर अभी तक नहीं भैया। क्लियर है अभी। ये चीजें हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पे ना जैसे मैं पैटर्न लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें बात बोल रहा था कि मार्केट पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो अप कर सकती है कि अगर ये जो रिवर्सल मार्केट क्रिएट कर रही है, देख रहे हो ये जो रिवर्सल पैटर्न मार्केट क्रिएट कर रही है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, है ना। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो रिवर्सल है, जब तक हमारी 4 आवर कैंडल क्लोजिंग यहाँ से ऊपर ना जाए, क्लोजिंग यहाँ पे ना दे, फिर रीटेस्ट होगा तो नेकलाइन टाइप होगी। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो बुल एंड रीटेस्ट है, लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो नेकलाइन का रीटेस्ट है। तो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो हमारे लिए और ज्यादा बेटर है कि भाई वो नेकलाइन का रीटेस्ट करने आ रही है और नेकलाइन के रीटेस्ट में हम लोग काफी अच्छा और अच्छी बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ जाना कि उसके अकॉर्डिंग मार्केट काफी जनरेट कर देगी और ईएमए भी अगर नीचे रहेगा तो हमें काफी साथ मिलेगा मार्केट का।
और अभी जिस हिसाब से मार्केट आ रही है तो वो यहाँ पे सबको दिख रहा है कि भाई बुल मूव है और रिट्रेसमेंट ही करने आ रही है इस पॉइंट में। जब तक मार्केट यहाँ पे आपका ये मूव है, जब तक यहाँ पे लो ना क्रिएट करे, हमें नहीं पता मार्केट गिरेगी। ठीक है, और सीधी एक कैंडल गिरना भी अनरियलिस्टिक है। जिस हिसाब से मार्केट सीधी उठ रही है गिर रही है, ये हमारा ट्रेडिंग स्टाइल ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझना। हम्म, क्योंकि इस पॉइंट में मैं तुम्हें क्या ट्रेड करके भी क्या दिखाऊं, इसमें क्या बोलूं कि मैं यहाँ से सेल मार रहा हूँ, तो रियलिस्टिक नहीं है ना। नो डाउट मार्केट गिर जाए, बट क्या ये जो चीजें जो मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, क्या वो चीज आप हर बार कर सकते हो? मैं तुम्हें वो चीज पढ़ाने की प्रेफर प्रेफर करता हूँ जो चीज तुम हर बार अप्लाई कर पाओ, वो चीज नहीं जो तुम कभी कभी अप्लाई कर पाओ। ऐसे तो मैं लंदन में कभी भी आ जाऊँ, कभी बाय करूँ कभी सेल करूँ, तो तुम लोगों को दिखा दूंगा देखो प्रॉफिट्स हो गए, लॉस हो गए, प्रॉफिट हो गए, लॉस हो गए, बट वो एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप बाइंग सेलिंग या कुछ भी चीजें कर रहे हो ना, तो उसमें आपके पास एक स्पेसिफिक लॉजिक्स होने जरूरी हैं जो हर बार रिपीट हो। रिपीट लॉजिक्स ही मार्केट में काम करते हैं, जो लॉजिक्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हो। ठीक है, तो ये तो गोल्ड का हो गया। बाकी यूरो यूएसडी तो बाइंग ही अपना शो कर रहा है। भैया ये कहाँ तक जा सकता है ऊपर, लाइक थोड़ी सी लाइक कोई लेवल है क्या ऐसा? कमाल करता है यूरो का। वन ट्रेड कर, कौन तोड़ दूंगा मैं तेरा? ये तो बार बार साइलेंट कर ले पागलों की तरह फोन। धीरे धीरे ऑफिस की बिजनेस मीटिंग चल रही है, इतने कॉल आ रहे हैं तेरे को। तो यहाँ पे भैया कल आप एक चीज़ बता रहे थे ना कि कंसोलिडेशन हो गई है और मतलब जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं हो रही है। क्या वैभव? मतलब आप कल बता रहे थे ना कि कंसोलिडेशन ऊपर हो रही है, होनी चाहिए नीचे। तो अभी काइंड ऑफ वैसे ही कुछ करा अच्छा है। हाँ, मतलब वो एक बार सेटअप लिया भी था हाँ। कि जहाँ कंसोलिडेशन होनी चाहिए, जो कल मैं बता रहा था तुम लोगों को कि कंसोल, हाँ याद आ गया। कल हम डिस्कस कर रहे थे, तुम सबको याद है कि एक दिन पहले मैंने एक ट्रेड प्लान करी थी कि मेरा सपोर्ट था यहाँ पे। आई थिंक कुछ टाइम पहले की बात थी, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। हाँ जी। अब मैंने बोला कि जब कंसोलिडेशन करनी थी इसको यहाँ पे, कंसोलिडेशन कहाँ हो रही है? ऊपर। ऊपर फिर मैंने कहा कि वो क्या करेगी, सपोर्ट के पास में एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाएगी, सो दैट सपोर्ट में लोगों को बोलेगी सेल करो। याद है नहीं? कल मैं बता रहा था कि मैं बोल रहा था कि सपोर्ट में मार्केट लोगों को बोलेगी अब चलो सेल करना स्टार्ट कर दो। बट सपोर्ट में तो ना सेल होता है, और सपोर्ट में क्यों सेलिंग दिखा रही है? अगर सपोर्ट में देखो सेलिंग दिखानी है तो सपोर्ट को ब्रेक करके दिखा। सपोर्ट को ब्रेक भी नहीं कर रहे, तो इससे क्या हो जाता है कि मार्केट एक अपना रिवर्सल क्रिएट कर देती है। हाँ मतलब वो मार्केट ने करा भी था कल, वो कह सकते हैं। मार्केट ने कल वही वाला मूव दिया और उसी टाइप से मार्केट ने मैनिपुलेट किया कल। हाँ जी। कोई नहीं, अभी देख ही लेते हैं कितना कहाँ मार्केट देती है, क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। मेरे को तो चांसेस थोड़े से लग रहे हैं कि कम से कम ना भी करके 76 तो मार्केट जाए। सारी की सारी 76 तक की मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्योंकि M6 में भी अगर मैं बात करूँ तो M6 से गैप सब फिल हो चुके हैं, और M6 में अब ऊपर का गैप पड़ा हुआ है। भैया पता है मैं इसमें अभी देख रहा था। अब देखो M6 ने कितने परफेक्ट तरीके से अपना गैप फिल करा और मूवमेंट देना स्टार्ट हुआ। अब ये है कि अगर मैं ये बोलूंगा नहीं M6 अब ऊपर का गैप फिल कर देगा, एकदम से नहीं करेगा। वो भी स्ट्रक्चर के साथ ही ऊपर जाएगा, विदाउट स्ट्रक्चर ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको माइंड में अपनी सेट करके रखनी पड़ेगी कि M6 है, ठीक है मान लिया, बट ये नहीं ना M6 को तुम फॉर गारंटेड ले लोगे कि हर बार गैप्स फिल करे। और यही चीज जो आप लोग सोचते हो M6 हर बार गैप फिल कर देता है, जैसे गैप बना वैसे फिल हो जाएगा, उसके बाद वो आप फेल होते हो तो M6 बेकार हो जाता है। तो वो चीजें M6 को ट्रेड करने के भी तरीके हैं। आपको पेशेंस चाहिए M6 के साथ ट्रेड करना। मतलब ये नहीं कि M6 में गैप दिख गया तो आपने बाय कर दिया, M6 में गैप दिख गया तो सेल कर दिया। M6 में गैप है, ठीक है, इफ मार्केट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर देन ओनली मार्केट विल फिल दैट गैप। अगर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करी तो वो गैप फिल होगा ही नहीं। बता वो क्या कह रहा था? भैया एक बार सिल्वर का ट्रांजैक्शन देखो, उसको ज़्यादा क्लीन लग रहा है। सिल्वर मत दिखा यार, सिल्वर। नहीं, एक बार देखो तो वो कैसे है, मतलब मूव तो आ गया उसमें, अभी तो खैर अलग ही है, मूव आ गया उसमें। उसका ज़्यादा क्लीन ट्रांजैक्शन है इससे। फुल रिट्रेसमेंट। और रिवर्सल क्रिएट करके वो चले गया। ये पैटर्न लिक्विडिटी
हाँ ये हेड एंड शोल्डर बना था, क्यों बना था? क्योंकि रिट्रेसमेंट करनी थी। अब रिट्रेसमेंट हो गई तो पैटर्न लिक्विडिटी फेल होगा, पता लग गया। तो सिल्वर में काफी अच्छा वो दिख रहा है। अरे ये चीज है ना, वो देख, कभी सिल्वर अच्छा मूव दिखाएगा तो कभी गोल्ड अच्छा मूव दिखाएगा, बट गोल्ड में हम ये चीज देखते हैं कि हमें कंसिस्टेंट अच्छे मूव दिख जाते हैं एज कम्पेयर टू सिल्वर। सिल्वर किसी किसी टाइम ज्यादा मैनिपुलेट भी तो करता है ना, हाँ जी, थोड़ा वो भी समझना है। पड़ता है। मतलब जो चीज आपको क्लियर मूव दे, जो चीज आपको क्लियर डायरेक्शन दे, उसके साथ ज्यादा बेटर तो लॉन्ग टर्म सिनेरियोज में ज्यादा बेटर है। मैं तो अभी भी चाह रहा हूँ कि मार्केट गिर जाए, बट देखते हैं। वो तो ट्रेड चल रही है इसलिए मेरा माइंड कह रहा है, ट्रेड नहीं चल रही होती तो नहीं। बट फिर भी मैंने ये सोचा है कि अगर मैं अपने कुछ अकाउंट्स में, जब मार्केट ईएमए का ब्रेकआउट देगी और ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वाला जोन होगा, स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, देन व्हाई नॉट आई विल गो फॉर अ बाय, क्योंकि डिप का जोन भी है। जिस अकाउंट में चल रही है होने दो। तो इसीलिए ना अकाउंट्स भी डाइवर्सिफाई करने बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशनल अटैच मत हो। अगर मेरे पास एक ही अकाउंट होता, ठीक है, एक ही जगह मेरे सारे फंड्स होते, तो शायद से मैं इमोशनली अटैच हो जाता और मैं उसी चीज के बारे में सोचूंगा। जब तक मार्केट गिर नहीं जाएगी तब तक मैं कोई और ट्रेड प्लान नहीं कर पाऊंगा, अपने आप को स्विच नहीं कर पाऊंगा। जब आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, आप बोलोगे चल ठीक है, इसमें सेल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको वो टॉप से चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, दूसरे अकाउंट्स में अगर आप देखोगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है बट स्टिल मैं सेल पे सोचूंगा, तो वो बेवकूफ़ी है ना। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं, देन मैं आई थिंक अपने आप को ईजिली स्विच भी कर पाऊंगा। जहां मुझे जो चीज़ लग रही है मैं उस चीज़ को ट्रेड करूंगा। तो एक वो चीज़ भी है। अब बस यहाँ पे 1 आवर की कैंडल क्लोज होगी, डॉजी। अब क्या कहा जा सकता है कि एक इतनी बुलिश विद डॉजी रेजिस्टेंस ब्रेक ना कर पाए, तो क्या पता वो फर्दर बेयर मूव दे। बट अगर वो बेयर मूव देगी तो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन कहाँ पे है? समझ गए नहीं समझे? जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक तुम सेल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम यहां से भी सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम अपना सेल कहां तक देख पाओगे? इस स्पेसिफिक जोन तक ही, क्योंकि यही तो जोन इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्रेक होगा तब जाकर तुम फर्दर डाउन एक्सपेक्ट कर पाओगे। अब जैसे कल जो मेरी गलती थी, जब मुझे पता है कि मेरा सपोर्ट है, जब तक, जब मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब कोई भी सपोर्ट, कोई भी टीपी तुम्हारा ये तुम्हें कहते हैं कि अगर मान लो मेरा टीपी यहाँ पे है, बट नियर बाय सपोर्ट क्या आ रही है ये, और ये मुझे कह रही है मे बी अगर मार्केट ब्रेक करेगी तब जाकर हम नीचे गिरेंगे। तो जब आपकी मार्केट आपको कह दे कि मे बी, तो उस पॉइंट में समझ जाना कि वो पॉइंट ही टेक प्रॉफिट है। क्योंकि मे बी का ब्रेकआउट होना हमें कैसे पता कि भाई मे बी ब्रेक होगा नहीं होगा? क्लियर हुआ है नहीं हुआ सबको? देन तो ये चीज, और कोई डाउट क्वेश्चन है तो बताओ फिर मेरे को पहले, सो दैट मुझे पता लगे कि भाई क्या पढ़ाना है। कुछ बताओ मेरे को, कोई टॉपिक बताओ। भैया हमने कुछ दिन पहले यूरो का कहे थे कि यूरो और गोल्ड लगभग सेम टाइप के मूव देता है। हाँ सेम तो टाइप का मूव देते हैं। अभी बट तो मैंने मतलब यूरो में बट मैंने एक बुलिश चीज हो रखा है और मैंने एक चीज और बोली थी कि मैं कोरिलेशन के ऊपर बिलीव नहीं करता। अगर हाँ भैया आप मैंने उसमें बोला था कि हाँ मुझे लगता है कि वो दोनों साथ साथ मूव दे देते हैं, बट मैं इन चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करता कि DXY। अब से कल देखो, कल क्या हुआ, DXY भी गिर रहा था, गोल्ड भी उस टाइम तक गिर रहा था, दोनों साथ गिर रहे थे। तो अब जब दोनों ही साथ गिर रहे थे, तो अब इसका कोरिलेशन कैसे हुआ? अब हम ट्रेड क्या कर रहे हैं? हम ट्रेड क्या कर रहे हैं? एक्स से USD, और DXY क्या है? USD। वो डॉलर डॉलर वो डॉलर है, ठीक है। जो DXY है वो डॉलर है, वो डॉलर बता रहा है, डॉलर की वैल्यू बता रहा है, ठीक है ना। हाँ, USD की वैल्यू बता रहा है। अब तुम ये सोचो कि गोल्ड भी गिर रहा है, डॉलर भी गिर रहा है, दोनों साथ गिर रहे हैं। अब वो, समझ रहे हो? तो कभी कभी मार्केट खुद ही ऐसे मैनिपुलेशन क्रिएट करती है कि बंदा समझ ही नहीं पाता। ठीक है नहीं है? हाँ भैया डन। हेलो भैया। हाँ जी पूछो। एक डाउट था। पूछो पूछो। भैया जो आप बोलते हो कि गोल्ड में जब न्यूज़ आती है सीपीआई तो एनएफपी की तरफ मूव आता है, वो बात है। तो करेंसी पेयर्स में भी यही होता है जैसे नहीं यार, जीबीपी जेपी हुआ। मैंने करेंसी को कभी इस वे में देखा ही नहीं। मैंने कभी करेंसी को इस वे में एनालाइज ही नहीं किया। मैंने क्योंकि हमेशा मेरी इस चीज को देखो, आप जिस चीज के ऊपर जितना टाइम दोगे आपको उस चीज के बारे में पता लगता है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें फालतू में बोल दूं कि करेंसीज में भी ऐसा होता है, तो मैंने वो चीज कभी करी नहीं।
और मैंने ये चीज़ तुम्हें वो तब बताई है तब जब मैंने उस चीज़ को यूज़ किया, जब मैंने उस चीज़ को अप्लाई करा, जब मैंने देखा कि यार हाँ एक्चुअल में ऐसा मूव आता है। जब जब मार्केट में एनएफपी आती है तो एनएफपी की तरफ सीपीआई का मूव आता है, तो वो मैंने बार बार ट्रेड करके मुझे पता लगा, तो मैंने करेंसीज में सीपीआई के टाइम पे बैठा ही नहीं, क्योंकि एक टाइम पे मैं एक ही पेयर में तो बैठ सकता हूँ। अगर सीपीआई आई तो मैंने गोल्ड में बैठना प्रेफर करा। अगर वही सीपीआई वो 50 सीपीआई या 40 सीपीआई मैंने करेंसी में बैठा होता, देन शायद से मुझे करेंसी की नॉलेज होती। मैंने वो सारे के सारा टाइम गोल्ड के साथ दिया। अब आप बोलोगे भैया बैक टेस्टेड में देख लो ना, मैं बैक टेस्ट में तो मैं टोटली बिलीव नहीं करूँ। ठीक है, क्योंकि वहां पे बैक टेस्टिंग में क्या होता है कि माइंड ना बहुत ज्यादा एकदम बुद्धू हो जाता है, उसको सब अच्छी चीजें दिखती हैं। अब कल मैं पूरा नाइट तक बैठा हुआ था जस्ट बिकॉज कि मैं देखना चाह रहा था कि मैं कहाँ कहाँ तक मार्केट को कैसे कैसे समझ सकता हूँ। समझ पा रहे हैं? तो मैं उस पॉइंट में ये चीज समझ रहा था कि यार अगर मैं मार्केट को देख रहा हूँ तो मैं किस किस वे में देख सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ। तो मैं कल सारी चीजें प्लान कर रहा था अपनी मार्केट, जो जो चीजें मैंने पढ़ रखी हैं, जो जो चीजें मैंने समझ रखी है, तो वो मैं सारी चीजें देख रहा था कि यार मैं गोल्ड में कुछ इस टाइप से ट्रेड प्लान करूंगा या उस चीज में मैं ऐसे प्लान करूंगा। तो ये चीजें थी मेरी, डर है नहीं है। तो आप जिस पेयर को देखोगे और लाइव देखोगे तभी जाकर आप कुछ अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं पड़ेगा आपको इसको समझने का। भैया एक क्वेश्चन था हम्म। कि ट्रेड लेने के टाइम माइंड बायस्ड होता ट्रेड लेने के टाइम माइंड बायस्ड है, ठीक है। है, क्या करूँ उसके कुछ रीजन? बस पूरा कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड लेने के टाइम, बट बायस्ड होता है। अभी सेटअप था मुझे बाय का, बट छूट गया हाथ से। ट्रेड लेते समय आपका माइंड बायस्ड हो रहा है। हम्म। ये बायस्ड मतलब बायसनेस को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया मेरे साथ बताओ, बताओ। भाई सबसे बढ़िया है, देखो ही मत भाई किसी को, अपनी एनालिसिस करो फिर उसके बाद। उसने अपनी एनालिसिस ही करी। नहीं भाई, मैं किसको देख के नहीं करता, अकेला करता हूँ। जब पता नहीं है सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर भी अंकल है बीच में घुसना है। मैं बोल दूं मैं तेरे को बिठाता हूँ यहाँ पे चेयर में, कैसी बातें करता है। देखो यार बायस माइंडसेट का देखो वो एक होता है बायस माइंडसेट तब हो जाता है जब फियर हो जाता है। जैसे अभी आपका सेटअप बन रहा था, आपको बाय लग रहा था बट आप बाय नहीं ले पाए जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। आप किस क्वांटिटी के साथ ट्रेड ओपन करते हो? अभी स्टार्टिंग 0.01। 0.01। और तुम्हारे पास कैपिटल कितने हैं? अभी 20,000 है। 20,000 है। और उसके बाद तुम्हारा बैकअप पड़ा है? बैकअप तो इतना नहीं है। टू बी ऑनेस्ट तभी भी नहीं है। नहीं पड़ा है ना? नहीं है। तुम्हें आंसर मिल गया। तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, बुरा मत मानना इस चीज का। तुम्हारे पास इस पॉइंट में पैसा नहीं है, ठीक है। हम्म। जब पैसा नहीं है तो आप रिस्क नहीं ले सकते। जब आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको डर होगा। आपके पास एक्सपीरियंस कम है, मानते हो नहीं मानते? मानते हैं। कि आपके पास एक्सपीरियंस कम है। जब आपके पास एक्सपीरियंस कम है, आपके पास नॉलेज कम है, आपके पास फंड्स कम है, तो सेल्फ डाउट क्यों नहीं होगा? यही तो तीन चीजें होती हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। कॉन्फिडेंस क्या चीज बिल्ड करती है ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो क्यों होते हो? क्योंकि इफ यू हैव अ मनी, इफ यू हैव एक्सपीरियंस, if you have a money, if you have a experience and if you have a नॉलेज, ठीक है, एक्सपीरियंस भी काफी है तुम्हारे पास, स्किल भी काफी अच्छी है, नॉलेज है, पैसा है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहता है मार्केट में। और अगर ये तीनों चीज ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो फर्स्ट वर्क इस पॉइंट में किस चीज के ऊपर वर्क कर सकते हो? गेन योर एक्सपीरियंस, गेन योर नॉलेज, गेन लिटिल बिट मोर मनी। ठीक है, अगर आप ये चीजें तीनों गेन कर लोगे देन कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। क्लियर बात हुई है नहीं हुई? यही दिक्कत है। तो अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर वर्क करो, खुद के ऊपर वर्क करो। ट्राई करो कि कैसे क्या क्या चीजें और ऐड ऑन कर सकते हो, जिन चीजों के थ्रू आपके पास पैसा है, जिन चीजों के थ्रू आपकी स्किल बिल्ड हो। स्किल बिल्ड कैसे हो सकती है? रेगुलर क्लास में रहो, रोज चीजों को देखते रहो, मार्केट को एनालाइज करना सीखो। और अपनी इंप्रूवमेंट पर्सनल ग्रोथ कैसे कर सकते हो? पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी आपकी, आपने सोचा? नहीं। पर्सनल ग्रोथ कैसे हो सकती है? लाइव स्ट्रीमिंग। आप लोग अपना, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, तुम 32 लोग हो यहाँ पे, अगर तुम लोग रेगुलर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एनालिसिस करने लग जाओ, मॉर्निंग में रोज एनालिसिस करो एंड मोर रोज एनालिसिस करने के बाद रोज नाइट में अपनी एनालिसिस को देखो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पे ट्रेड बनती थी बट मैं ट्रेड नहीं बना पाया। आपको कैसे पता लगेगा? अब जैसे मान लो मैं एनालाइज कर रहा था, अभी मान लो मैं यूरो यूएसडी एनालाइज कर रहा था, ठीक है।
अब ये चीज समझना, अगर मैं अभी यूरो यूएसडी एनालाइज कर रहा था, तो यूरो यूएसडी एनालाइज करते समय अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है, ठीक है। एंट्री मेरी यहाँ बन सकती थी क्योंकि 11:30 में मार्केट सपोर्ट में थी, बट मैं यहाँ पे नहीं ले पाया जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पे सोचा कि 12:30 का वेट कर लेते हैं, पहली चीज तो, वरना ये तो सपोर्ट में ही था ना। यहाँ पे तो लो हाई हाई एंड हाई बन रहा था, ईएमए भी मेरे फेवर में थी, सारी चीजें मेरे फेवर में थी या नहीं थी। बट उस पॉइंट में मैं वेट करता रह गया कि अगली कैंडल क्या पता डॉजी बन जाए, तब मैं बाय कर लूंगा। अब उसके बाद जब 12:30 हुआ तो 12:30 में इतनी टॉप से तो बाय कर नहीं सकती, बताओ। अभी मार्केट ऊपर चलेगी, इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं तुम्हें ये बोल दूंगा मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। क्या मैं यहाँ से बाय करूंगा? मुझे एक बात बताओ, क्या लेफ्ट हैंड साइड में आपको रेजिस्टेंस दिख रही है? एग्री? जब यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है, मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता। यहाँ पे बाय कब करूंगा? जब लोअर टाइम फ्रेम में मेरे को ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट मिलेगा, तभी जाकर तो मैं बाय कर सकता हूँ। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मेरे को लोअर टाइम फ्रेम में कहीं भी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट तो नहीं मिला, इस जोन का टैप तो मिला ही नहीं मेरे को। मार्केट ने जब इस जोन को करा है, अगर आप देखोगे, आप उस पॉइंट में अगर बैठे रहते तो आपको ये ब्रेकआउट होते हुए मिला, और ये कैंडल अगली कैंडल इसको रीटेस्ट करते हुए, अगर रनिंग कैंडल को देखोगे तो पक्का आपको रीटेस्ट मिलेगा, जैसे ये हुआ है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, तब मिलता अगर हम लोग उस टाइम देख रहे होते कि ब्रेकआउट हुआ है और रीटेस्ट भी हुआ है। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि लोअर टाइम फ्रेम में बैठा, सो दैट हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो क्या करना है? बाय करना है। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको पता है ना कि इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो क्या करना है? बाय। इसी जोन में अगर रिवर्सल बनेगा लोअर टाइम फ्रेम में तो मार्केट नीचे आएगी। आपने सारी चीजें प्लान कर ली हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि अगर ये जोन ब्रेक होगा तो बाय करोगे, इस जोन में रिवर्सल बनेगा लोअर टाइम फ्रेम में तो सेल करोगे, और सेल भी यहीं तक कर पाओगे। तो आप गए लोअर टाइम फ्रेम में, आपने लोअर टाइम फ्रेम बस वेट करना है, क्या यहाँ पे हाई एंड लो लो क्रिएट होता है सो दैट सेल करोगे, क्या यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट होता है सो दैट। अब इनमें से जो भी चीजें होती हैं इससे तुम्हारी एनालिसिस इंप्रूव हो जाएगी। नाइट में बैठकर देख लो, अब तुम लोगों ने यहाँ पे मान लो ना तुम यहाँ पे ट्रेड ले पाए ना तुम यहाँ पे ट्रेड ले पाए। अब नाइट में जब तुम बैठोगे तो तुम खुद से बोलोगे अबे यार वो भी तो पागल है, तेरे को तो यहाँ पे ट्रेड बन रही थी बट तू ट्रेड नहीं ले पाया। फिर मैं लिखूंगा लॉजिक्स कि मेरी ट्रेड क्यों बन रही थी। मेरी ट्रेड बन रही थी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब तू, मैं बोलूंगा यार बॉबी हर बार ऐसा थोड़ा होता है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, मैं बोलूंगा आज तो तूने देखा था ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हुआ है, अब कल तू पक्का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बिहाफ में ट्रेड लो। गलती होगी तो इंप्रूवमेंट मिल जाएगी, सही होगा तो नॉलेज टिक हो जाएगी। स्ट्रैटेजी कैसे बनती है? अब आप एक बात समझो ना, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती, या लोअर हाई विद फिब रिट्रेसमेंट, हायर हाई, अनवांटेड कैंडल, ये सारी चीजें मैंने कैसे बिल्ड करी? रिस्क लिया ना। या तो मेरा अकाउंट डूबेगा, या तो मेरा लॉस होगा, या तो मेरा प्रॉफिट होगा। तो मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट में सोचा कि बॉबी ट्रेड ले, क्योंकि या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दोनों में से कोई एक चीज ही होगी। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर आपको कोई भी चीजें बिल्ड करनी है, अपनी स्किल बिल्ड करनी है, अपनी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी नई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो उसके लिए आपको रिस्क को लेना पड़ेगा। क्या बात है, ठीक है? नहीं है? डन सबको? कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक बता दो मुझे। हाँ जी भैया। पूछो। भैया आपने कल बोला था कॉल कॉल करेंगे 4 बजे, आप कॉल नहीं किए थे भैया, वेट कर रहे थे हम। ओके तो भाई अभी कर देता हूँ, मीटिंग के बाद तुम्हें कॉल करता हूँ, फिर ठीक है मंडे को ही भैया। आपको करता हूँ मैं कॉल। आप दोनों को करता हूँ पहले आज कॉल, ठीक है? भैया मुझे भी करना है। हाँ आप दोनों को, मैंने भी बोला ना आपको और आपको करता हूँ ठीक है, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। मैं। ओके तो क्लियर हुआ, डन है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो भैया। और यहाँ पे मार्केट में ये बुल मूव है, मार्केट डाउन है तो अभी क्या हुआ है? फिर रिट्रेसमेंट, जो कि मार्केट ने 50% टैप किया। जब तक आपकी मार्केट यहाँ पे भी उसने रिवर्सल टाइप का क्रिएट करा है, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हो? जब तक आपकी मार्केट यहाँ पे लो एंड हाई ना क्रिएट करे तब तक ये ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है? फिर अभी की मार्केट में तो मैं यही बात बोलूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, 2:30 कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। अगर 2:30 की कैंडल क्लोजिंग होती है एज अ डॉजी तो आपको पता लग जाएगा 38 ब्रेक नहीं हो पाया, ईएमए के ऊपर नहीं हो पाई, डॉजी बन गई। अगेन रेजिस्टेंस, जिस चीज की मैं बात कर रहा था, जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हुआ 2:30 की कैंडल, तब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भैया आपका क्या करना है। तो आपको 2:30 कैंडल का वेट करना पड़ेगा और 2:30 कैंडल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा क्या होता है। अगर 2:30 कैंडल
बुल क्लोज होती है, अगेन सोच लो, अगर 230 कैंडल बुलिश क्लोज होती है तो उससे तुम्हें क्या आइडिया मिलेगा कि 1 आवर की कैंडल ने क्या करा था, वो बुल कैंडल बनी कैसे है, समझना, उस बुल कैंडल की फॉर्मेशन हुई कैसे वो देखो। अब अगर वो बुल बनी है तो उसका बनता नहीं है ऊपर जाना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर वो बुल रिट्रेसमेंट बुल करके वो कैंडल क्लोज होती है, तो तुम ये देखो ना, क्या वो सीधे ऊपर करके बुल बनी है? नहीं। क्या वो हायर हाई करके बुल बनी है? यस। अगर वो हायर हाई करके बनी है दैट मीन वो एक स्ट्रॉन्ग बनी है, तब उसके ब्रेकआउट के चांसेस है या नहीं है? क्लियर हुआ? तो आपको अंदर की चीजें पता होनी जरूरी है कि वो कैंडल अगर बन रही है तो कैसे बन रही है, उसका ढांचा है कैसा, वो जानना जरूरी है। डन सबको? ठीक है फिर, चलो मैं एक बार कॉल करता हूँ तुम लोग को पहले।